हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप लोग बढ़िया होंगे। चलिए, तो आज का जो हम लोग का सेट है, सेट नंबर 2 है ग्रुप डी का। उसमें का आज का जो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित डैश का प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद जो होता है वो यूरिक अम्ल होता है। आपका ये एनसीईआरटी का फेवरेट है, यहाँ एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो आप जानते हैं जो पक्षियाँ होती है उनका जो प्राथमिक उत्पाद होता है वो क्या होता है आपका, वो आपका होता है यूरिक अम्ल। ठीक है। अगर आपसे ये मछलियों के बारे में कहेगा तो इसका होता है आपको अमोनिया। किसका? आपका जो उभयचर होता है या जो मछलियाँ होती हैं इनका क्या होता है आपको, इसका होता है अमोनिया। अमोनिया मछली का और उभयचर का क्या होता है, अमोनिया होता है। ठीक है। अगर गाय कह देगा या मनुष्य कह रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका स्तनधारी है। क्या है? ये आपका स्तनधारी है। तो क्या करते हैं आपका यूरिया को, मतलब इनका जो प्राथमिक उत्सर्जन क्या होता है, यूरिया होता है। क्या होता है ये, इनका प्राथमिक उत्सर्जन क्या होता है, यूरिया होता है। ठीक है। लेकिन जो आपका पक्षियाँ होती है उसका क्या होता है, यूरिक अम्ल होता है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। और जो सरीसृप होते हैं उनका भी क्या होता है, आपका यूरिक अम्ल होता है प्राथमिक उत्पाद। ठीक है। इसको ध्यान रखना पड़ेगा। और घोंघा का क्या होता है, तो जो घोंघा होता है उसका अमीनो अम्ल होता है। क्या होता है, घोंघा और सीपी का प्राथमिक उत्पाद क्या होता है, अमीनो अम्ल होता है। ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है आपसे, आइए एक क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन दो कह रहा है आपसे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी प्रतिरोधकता सर्वाधिक होती है। तो किसकी होती है, तो आप जानते हैं जो नाइक्रोम होता है इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, अधिक होती है। इसको क्योंकि ये मिश्र धातु है, इसको हम मिश्र धातु बनाकर मिलाकर इसलिए बनाते हैं क्योंकि क्या होगा, इससे आपको इसका प्रतिरोधकता उच्च करने के लिए बनाते हैं। क्योंकि जब इसका हम लोग उपयोग करते हैं तापन अवयव के रूप में, तापन जो अवयव होता है उसमें उस तार में उसको मतलब इसको जोड़ते हैं, क्योंकि जब अधिक ऊष्मा की आवश्यकता हो तापन अवयव को तो यह तार गले नहीं। ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो नाइक्रोम का जो प्रतिरोधकता होता है वो होता है आपको 100 × 10⁻⁻6। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। सबसे अधिक होता है इसी का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है आपसे, अब देखिए जो क्वेश्चन 3 है इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु को एक उत्तल लेंस के मुख्य फोकस और उत्तर और प्रकाश केंद्र के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा। अब देखिए जहाँ यहाँ जो आपका जो ये उत्तल लेंस है ना, ये आपका अवतल दर्पण की तरह ही व्यवहार करेगा। तो आप जानते हैं अवतल दर्पण में कि क्या होता है, उसका आभासी प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। वैसे यहाँ भी प्रतिबिंब बनेगा। कैसे बनेगा, आभासी बनेगा और क्या बनेगा, आपका बड़ा बनेगा। ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब आप इसको जोड़ लीजिए, जो अवतल दर्पण वाला कंसेप्ट है ना कि ध्रुव और फोकस के बीच रहेंगे तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, बड़ा बनता है, वही यहाँ पे भी होता है। ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, देखिए ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप केवल आपको कथन देके भूल दिया है। पहला कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। मतलब कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि तार से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र संकेंद्रित वृत्त के रूप में होता है। ठीक है। ये तो होता ही है, तार से दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, संकेंद्रित वृत्त होता है। ये बात अब जानबे करते हैं कि किसी तार में अगर धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उसके चारों तरफ क्या होता है, संकेंद्रित वृत्त के रूप में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऑप्शन में बी कह रहा है कि चालक के दूरी बढ़ने पर संकेंद्रित वृत्त की त्रिज्या बढ़ती है। आप भी जानते हैं हाँ, दूरी बढ़ने पर क्या होता है, संकेंद्रित वृत्त की त्रिज्या बढ़ेगी। भाई छोटा है बड़ा है तो त्रिज्या बढ़ रहा है ना, तो क्या होगा, इसका जो दोनों ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, क्या मतलब दोनों कथन सही है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो ध्यान दोनों आपको लिखा हुआ है। ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन कल इस क्वेश्चन पर भी एक क्वेश्चन आया था आपका, कल भी आया था एक। कह रहा है कि 3 समान बल्ब 6 वोल्ट के बैटरी के साथ क्या हो रहा है, समांतर क्रम में संयोजित हैं। ठीक है। समान बल्ब, ठीक है, बल्ब लिखा हुआ है यहाँ पे कि अब क्या कर रहा है, 3 एक समान बल्ब 6 वोल्ट के बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित हैं। यदि परिपथ में प्रवाहित धारा 0.6 एम्पियर है तो बैटरी की शक्ति, देखिए आपको प्रतिरोध नहीं दिया है, तो प्रतिरोध नहीं दिया है तो आपको समांतर संयोजन क्रम से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। केवल आपको फार्मूला लगाना है, क्या लगाना है, फार्मूला आपको क्या होता है, आपका फार्मूला P बराबर क्या होता है, VI चाहे I भी होता है। और देखिए यहाँ V का मान 6 है, I का मान 0.6 हो गया, 6 का 36 हो गया, 3.6 आपका क्या हो गया, वाट शक्ति। मतलब शक्ति मात्रा क्या होता है, वाट होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन जो 6, अब देखिए आप इसमें क्या आप पकड़ना है। क्वेश्चन कर रहा है नीचे दी गई अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए आपको जो भी होगा, ऑक्सीकरण होगा
या अपचयन होगा इसी का होगा, तीर चिन्ह के पहले वाला कहीं होगा, मतलब या तो ऑक्सीकरण हो या अवकरण हो आपको कह रहा है, तो तीर चिन्ह के पहले वाला कहीं ऑक्सीकरण अवकरण होगा, तीर चिन्ह वाले के बाद का नहीं होगा। ठीक है, आइए तो कह क्या रहा है आपसे, कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि जिंक का अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? जिंक का अपचयन हो रहा है। तो आप जानते हैं अपचयन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना या क्या हाइड्रोजन का जुड़ना, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है आपका, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ZnO से क्या हो रहा है आपका, क्या हो रहा है आपका ZnO से क्या हो रहा है आपका, तो ZnO से आपका ये हो रहा है कि आपका जिंक का अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, जो जिंक है इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो गया, क्योंकि जिंक से क्या हो गया आपका, हट गया। क्या हट गया आपका, आपका जो Zn है क्या हो गया, यहाँ से O हट गया, तो जिंक का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ये बात सही है। अगला कह रहा है आपसे कि कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। देखिए यहाँ कार्बन है, तो कार्बन से कौन जुट रहा है, यहाँ से O2 आकर जुट गया, तो कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। ये बात सही है, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, लेकिन ऑप्शन जो डी कह रहा है कि जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो जिंक से थोड़े जुटा, जिंक से तो हट रहा है ना, तो ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है कि कार्बन का अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, कार्बन का अपचयन हो रहा है। कार्बन का अपचयन कहाँ हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, जुट रहा है ना जी, कार्बन से हट कहाँ रहा है, तो ये भी आपका गलत है। आपका क्या होगा, ऑप्शन जो ए लिखा है, ए और बी दोनों, मतलब ऑप्शन जो कथन ए है और बी है क्या है आपका, दोनों सही है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 7 कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 7 कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक सीधे धारावाही चालक पर आरोपित बल निम्न कथनों पर विचार करिए, मतलब जो संबंधित कथन पर विचार करिए। कौन इसमें कथन जो है आरोपित धारावाही चालक बल, मतलब कि धारावाही चालक पर जो बल लग रहा है उससे संबंधित है। कह रहा है कि बल की दिशा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर करता है नहीं जी, तभी नियम दिया गया है। और कह रहा है कि बल की दिशा उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करती है जिसमें चालक स्थित होता है। आपका यही सही है, मतलब कि आपका जो कथन नंबर ए है, कथन बी है जो क्या है आपका सही है, क्या है, लेकिन कथन ए क्या है आपका गलत है, क्योंकि वो क्या करता है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्या बल की दिशा पर निर्भर करता है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं अब लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे, अब देखिए क्वेश्चन जो 8 कह रहा है यहाँ पे, आइए क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, कह रहा है एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, क्या कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे इसको, देखिए कौन आपका दर्पण कह रहा है, अभिसारी दर्पण कह रहा है। तो अभिसारी दर्पण का मतलब क्या होता है आपका, अवतल दर्पण। क्या होता है आपको, अवतल दर्पण, इसको याद रखिए। क्या अभिसारी दर्पण का मतलब क्या, अवतल दर्पण, क्योंकि क्या करता है, किरणों को एक जगह मिलाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है आपका, फोकस दूरी दिया है, यानी कि एफ का मान दिया है कितना, तो हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया आपको, और दिया यहाँ पे सामने दूरी दिया हुआ है, तो यू का मान कितना दिया हुआ है, तो -40 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम दूरी माइनस में ही लेते हैं। ठीक है, अब हो गया, ये आपका हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है आपका, अब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपका तो 1/f बराबर 1/u प्लस क्या 1/v। ठीक है, लेकिन आपको भी तो दिया नहीं है, तो भी निकालना ही है, तो क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ से प्लस को मिटाइए और क्या करिए कि यहाँ पे आप और यहाँ से बराबर का चीज़ मिटाइए, क्योंकि ढेर ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा आपका, यहाँ हो जाएगा बराबर, यहाँ लगा दीजिए माइनस, कि यहाँ से मैंने यू उठ के इधर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से मान रखिए, जब मान रखेंगे हम लोग तो क्या होगा इसके बाद, अब देखिए यहाँ आपका एफ का मान कितना है, तो 1/-20। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस है और आपका यहाँ भी माइनस है 40, माइनस यहाँ भी -40 है, तो क्या होगा प्लस हो जाएगा 1/40 और बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/v। जब इसको सॉल्व करेंगे आप देखिए ऊपर यहाँ सॉल्व करते हैं तो लघुत्तम हो जाएगा आपको 40। ठीक है, तब 20 × 40 -2 और प्लस क्या 1, तो कितना हो गया आपको हो गया, ऊपर हो गया -1 और बटा 40 और बराबर क्या 1/v। तो क्या होगा आपका, तो जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, v का मान हो गया आपको -40। ठीक है, v का मान क्या हो गया
-40। अब ध्यान रखिएगा भी का मान क्या हो गया आपका, तो जो भी का मान हो गया आपका -40 हो गया। अब देखिए भी का मान आ गया -40, आपका यू का मान भी क्या है -40। अब देखिए यहाँ रंग बदल कर लिखते हैं कि दिखेगा आपको। अब देखिए आप जानते हैं कि आवर्धन बराबर जो फार्मूला होता है, कहाँ गया इसका रंग, कि जो आवर्धन बराबर फार्मूला होता है वो m बराबर उजला लिखा रहेगा, आवर्धन बराबर जो फार्मूला होता है आपको, हाँ दिख रहा है। अब देखिए जो आवर्धन बराबर फार्मूला होता है m बराबर आपको -v बटा क्या होता है u होता है। मतलब जो लेंस के लिए आपको जो क्या दर्पण के लिए जो फार्मूला होता है दर्पण के लिए वो आपका m बराबर -v बटा u होता है। क्या जो दर्पण के लिए m बराबर क्या होता है -v बटा u होता है। अब देखिए यहाँ m, अब देखिए v का मान कितना है तो -40, यू का मान क्या है आपका -40, ठीक है क्या है -40 हो गया। अब देखिए जब यहाँ से काटिएगा आप तो क्या होगा कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे बच गया माइनस, यानी कि आपका क्या बच गया m बराबर क्या हो गया आपका -1 हो गया। देखिए आपका ये आपको ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर यही देखिए यहाँ -1 दिया हुआ है, ठीक है इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है आपको इस तरह उसको आपको बनाना पड़ेगा, तो बिना बनाने कोई उपाय नहीं है। ठीक है आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है आइए देखिए समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन जो 9 कह रहा है कि न्यूलैंड्स की कल्पना के अनुसार प्रकृति में केवल 56 तत्व मौजूद थे। हाँ ये बात तो सही है, जब उन अपना आवर्त सारणी बना रहे थे तो 56 तत्व ही मौजूद थे उस समय। न्यूलैंड ने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व पहले तत्व के गुण के क्या होते हैं समान होता है। ये भी बात सही है, दोनों कथन सही है। ठीक है क्या होगा दोनों कथन जो है वो क्या है आपका सही, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए इससे और भी ध्यान रखिएगा और पॉइंट, क्वेश्चन पूछता है कि न्यूलैंड का जो नियम है कहाँ तक लागू था। अगर कहाँ तक पूछ रहा है, अगर परमाणु द्रव्यमान कह रहा है तो 40 तक, परमाणु संख्या कह रहा है तो 20 तक। अब पूछेगा किस तत्व तक लागू था तो कैल्शियम तक। अब पूछेगा कि इनके आवर्त सारणी का अंतिम तत्व क्या था तो अंतिम तत्व था थोरियम, अब पहला तत्व था क्या आपका हाइड्रोजन। ठीक है इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका क्या 10 पे। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा है C6H6 की सजातीय श्रेणी से संबंधित है, मैंने किससे संबंधित है श्रेणी से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे आपका C6 है और H6 है, आपका क्या है आपका ये बेंजीन है। क्या होता है आपका ये बेंजीन का फार्मूला है, इस तरह आपका बेंजीन बनता है। ठीक है तो ये आपको साइक्लोहेक्सेन के रूप में आता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, इसको जो दिखाते हैं बीच में। ठीक है ये बेंजीन का फार्मूला हो गया, इस साइक्लोहेक्सेन के रूप में आता है। ठीक है क्या साइक्लो मतलब होता है चक्रीय। ठीक है इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है, 11वां क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 11 कह रहा है देखिए, अब जो क्वेश्चन 11 भी महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि महिलाओं में यौनारंभ के दौरान पहला मानसिक धर्म डैश के रूप में जाना जाता है। मतलब कि जो स्त्रियां होती है उनका जो पहली बार जो अंडो उत्सर्जन या ऋतुस्राव होता है 13 या 12 वर्ष की अवस्था में, तो उसको हम लोग कहते हैं रजो दर्शन। देखिए कैसे याद रखिएगा, देखिए कैसे याद रखिएगा। कहीं ज़्यादा जाते हैं माँ के पास, कहीं जाते हैं कहीं देखने के लिए, मंदिर घूमने जाते हैं तो कह रहे हैं कि माता के पास दर्शन करने के लिए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो याद रखिएगा दर्शन आ गया मतलब कि पहली बार वाला है। ठीक है ठीक है कितना ये पहली बार वाला हो गया। मतलब दर्शन मतलब क्या, इस तरह आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर क्या रौजे दर्शन मतलब क्या पहली बार दिखा, क्या दर्शन मतलब क्या पहली बार दिखा, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। अगर आपको अगर पूछ देगा कि रजनोवृत्ति क्या होता है, तो जब महिलाएं जब मतलब उनका उम्र 40 से 50 या 50 से 60 वर्ष के बीच हो जाता है, तो उस समय जो जनन करने की क्षमता होती है उनके पास वो क्या हो जाती है समाप्त हो जाती है। उसको हम लोग मतलब कि उस समय अंडोत्सर्जन है मानसिक धर्म अस्थायी रूप से रुक जाता है, मतलब नहीं आता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रजनोवृत्ति। क्या कहते हैं रजनोवृत्ति कहते हैं। ठीक है इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और भी ये बात ध्यान रखिएगा कि जो ये ऋतुस्राव होता है या जो ये आपका मासिक धर्म स्राव जो होता है ये आपका कौन सा हार्मोन इसको नियंत्रित करता है, तो आपका जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वही इसको नियंत्रित करता है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है आपसे आइए। क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर ये आपका पर्यावरण से क्वेश्चन है। कह रहा है कि हम व्यक्तिगत आधार पर कुछ विधियों का पालन करके अपशिष्टों के उत्पाद को कम करने में मदद कर सकते हैं। निम्न में से किस कारण में से अपशिष्ट उत्पादों की वृद्धि होगी, मतलब किससे उत्पादन में वृद्धि होगी। मतलब इसमें कह रहा है कि उत्पाद जो होंगे अपशिष्टों का उत्पादन वृद्धि किससे होगी, हमको कम करना है ना, तो किससे उत्पादन वृद्धि होगी। आइए कह
कह रहा है उपयोग की गई वस्तु को दान कर देने से, ऐसा थोड़े होगा। कह रहा है कि टीन, फाइल, प्लास्टिक रैप, पेपर टॉवल, प्लास्टिक जिग बैग का उपयोग करने से क्या होगा, तो बढ़ोतरी होगा, इसका आंसर हो जाएगा। खरीदने के लिए कपड़े या जूट का थैला उपयोग करेंगे तो इससे थोड़ी वृद्धि होगा। आपका अपशिष्ट का इतना सर गल जाता है कपड़ा वाला। खाली कंटेनर और बोतलों का पुनः उपयोग करना, तो जब पुनः उपयोग करेंगे तो इससे थोड़े आपका उत्पाद मतलब अपशिष्ट बढ़ेंगे। आपका जो बी नंबर है इससे अपशिष्ट बढ़ेंगे। ठीक है, आपका इसका यही आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कह रहा है बढ़ने का बात कर रहा है। ठीक है, इस तरह आपका कम होगा ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन 13 है कि एक संकर संकरण में डैश विभिन्न संकरणों की विशेषताओं वाले दो पौधे का संयोजन करते हैं। मतलब कि दो आपका जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग पौधे को लेते हैं। तो कितने पौधे को लेते हैं हम लोग, तो दो पौधों को लेते हैं अलग अलग संकरण का, एक संकरण का। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये आपका अनुवांशिक चैप्टर से है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है आपका 4 तत्व दिया गया है। ठीक है, क्या कह रहा है आपको, 4 तत्व दिया गया है PQRS। कह रहा है उनके परमाणु क्रमांक 2, 6, 8, 13 और 18 हैं। निम्न में से किस युग में समान संयोजकता वाले तत्व होंगे। मतलब कौन सा जो इसमें युग दिया गया है, इसमें PQ, QS, PS और RS, इसकी संयोजकता है उसको समान होगी। अब देखिए यहाँ 2 है, 2 का मतलब क्या होता है, He हीलियम हो गया। तब जानते हैं हीलियम अक्रिय गैस है, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, आपको 0 हो जाएगी। ठीक है, और ये He क्या कह रहा है, P कह रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे आप देखिए यहाँ 18 दिया हुआ है, 18 का किसका होता है, आर्गन होता है। ये क्या है आपका अक्रिय गैस है, तो इसका भी 0 हो जाएगा। और आर्गन को क्या कह रहा है, आर्गन को कह रहा है S। देखिए P और S कहाँ है, आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आपको क्या P और S क्या दिया हुआ है, P और S, तो मैंने इसकी संयोजकता क्या होगी, समान होगी, मतलब कि 0 होगी, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। और आप इसका चेक कर लीजिएगा, मतलब टाइम बढ़ जाएगा हमारा, इसीलिए हम इसको नहीं चेक कर रहे हैं। आप चेक करिए, हम देखते पकड़ा गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आपका कि मनुष्यों में यूरिया चक्र निम्नलिखित में से किस अंग में होता है, तो आपका यकृत में होता है। यूरिया चक्र किस में होता है, आपको यकृत में होता है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 16 पे। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है आपसे, जो क्वेश्चन आपका 16 है ये कह रहा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 16 आ गया आपका। अब देखिए यहाँ ऑप्शन से भी बन सकता है, लेकिन अगर बनाइएगा टाइम लगेगा, लेकिन बन जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किसी वस्तु को 4D क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो निर्मित प्रतिबिंब कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपका क्षमता दिया है P बराबर आपको 4 डायऑप्टर दिया है, तो क्या है आपका ये प्लस में है, तो प्लस में है, यानी कि प्लस में है तो क्या होगा आपका, तो प्लस में है तो आपका उत्तल क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। प्लस में है तो क्या है आपका, उत्तल लेंस होगा। ठीक है, अब देखिए जब उत्तल लेंस हो गया तो आइए अब देखिए यहाँ का ऑप्शन पाइए, कह रहा है कि वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, तो वास्तविक पता उल्टा बनता है, सीधा नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ देखा कह रहा है आभासी और उल्टा बनेगा, तो आभासी तो सीधा बनता है ना। ठीक है, तो यहाँ से नहीं निकला, 2 ऑप्शन कट गया इससे ही। ठीक है, अगला कह रहा है कि आभासी और सीधा होगा, तो इसमें कन्फ्यूजन है, और क्या आपका इसमें कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये दोनों प्रतिबिंब बना सकता है। क्योंकि कौन है, प्लस वाला है ना, उत्तल लेंस है ना, तो उत्तल लेंस दोनों बना सकता है, क्योंकि आप जब वहाँ पढ़े हैं कि अवतल दर्पण दोनों बनाता है, तो यहाँ भी दोनों बना सकते हैं। अब देखिए आप ये चेक करेंगे, दो ऑप्शन काट दिए, आपका A और B काट दिए हैं, बचा है C और D। तो C और D में कौन होगा, इसके आपको चेक करना पड़ेगा। तो आइए अब चेक करते हैं, आपको क्या लिखा हुआ है, अब निकालना पड़ेगा इसको। आपको दिया है P बराबर, देखिए ऊपर लिखते हैं, टाइम लगेगा, क्या P बराबर होता है आपका 1 आपका F होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 100/F लेते हैं, क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यहाँ भी तो यहाँ इसको लेते हैं सेंटीमीटर में, तो 100/F करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो 100 बटा क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 4। तो कितना हो जाएगा आपको, तो ये कट जाएगा, तो कटने के बाद क्या होगा, तो कटेगा तो आपका हो जाएगा 25 चौका 100, मतलब कि आपका क्या जो F उल्टे हो गया, यहाँ पे उल्टे हो गया, देखिए यहाँ पे उल्टा हो गया, मतलब उल्टा ये हो गया कि मतलब हम यहाँ F का मान रख दें, हमको P का मान दिया हुआ है ना। देखिए यहाँ पे गलती हो गया, आपको गलती क्या हो गया, आप देखिए यहाँ फिर समझिएगा, यहाँ पे आपको P बराबर 100/F लेना है। ठीक है, हमको F का मान निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा F और यहाँ आ जाएगा P, तो 100/P आ गया, तो कितना 100 बटा कितना हो गया, P का मान 4 हो गया, तो कटेगा कितना होगा आपका 25 हो गया, मतलब कि आपका जो F का मान आया कितना आ गया, तो 25 आ गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, तो P आपका F का मान कितना आ गया, तो F का मान आ गया 25 प्लस में। ठीक है, आपका क्या दिया है, कह रहा है कि
दूरी दिया हुआ है, मुख्य अक्ष पर 30 मीटर दूरी पर रखा गया है वस्तु को। तो दूरी दिया गया, दूरी हमेशा निगेटिव ही लेते हैं। आपका दर्पण हो या लेंस, ठीक है। तो आपका यू का मान कितना हो गया, यू का मान हो गया आपका -30। क्या हो गया आपका, जो यू का मान हो गया कितना हो गया आपका -30। अब देखिए आप फार्मूला लगाइए, फार्मूला लगाइए क्या होगा आपका, तो 1/f बराबर, अब देखिए लेंस है तो यहाँ पर तो होगा, तो क्या होगा यहाँ पे आपका 1/v - 1/u होता है। लेंस सूत्र हो गया, ठीक है। इसमें मान रखिए आप, तो मान रखने पर क्या होगा हम लोग का, जब मान रखेंगे तो आपका, तो हमको निकालना क्या, हमको भी निकालना है ना। नियमित प्रतिबिंब कैसा होगा, तो पहले भी निकलेगा, तो भी जब निकालेंगे ना, वो भी निकालना है तो क्या करते हैं, इसको उठा के लाते हैं इधर, क्या इसको हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे कर देते हैं बराबर। जब इसको उठा के लाएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा ना। ये जब उठा के इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए 1/f का मान आपका दिया हुआ है 25, तब का 1/25 यहाँ माइनस हो जाएगा क्या 1/30, यानी पहले से माइनस है इसमें, तो माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा ना। कि आपको भी निकालना है ना, यहाँ वो गलती हो रहा है, यहाँ गलती हो रहा है। अब देखिए गलत ये हो रहा है हम लोगों से, हम लोग फार्मूला यहाँ तक सही रखे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ तक फार्मूला सही है, लेकिन हमको निकालना है प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो हमको तो भी का मान पहले निकालना पड़ेगा। तो पहले भी का मान निकाल लेते हैं। तो यू को उठा के लाइए, इसको उठा के लाएंगे इधर ना, तो आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका प्लस में आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका प्लस में आ जाएगा। तो 1/f क्या प्लस 1/u बराबर क्या हो जाएगा 1/v हो जाएगा। तो आपका 1/25 माइनस 1/30 हो जाएगा। क्या है, क्योंकि यहाँ आप तो प्लस में इसको लाएंगे तो माइनस में आएगा, माइनस जब 1/v दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो 1/v जब निकालेंगे तो ठीक तो हम ले रहे हैं, तो हो क्या रहा है देखिए, अब जब इसको भेजेंगे ना इधर तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब इसको उठा के भेज देंगे तो इसको उठा लाएंगे इधर। देखिए जब इसको 1/u को उठा के लाएंगे इधर और इसको भेजेंगे इधर तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए फिर से ध्यान से समझिए, फिर से समझाते हैं आपको। अब देखिए यहाँ से फिर समझाते हैं आपको, ध्यान रखिएगा, मिस्टेक हो रहा था। अब देखिए यहाँ पे आपको f का जो मान आया था कितना आया था, आपको 25 आया था, निकाला था। और u का मान दिया है कितना, आपको u का मान दिया हुआ है 30, तो -30 हो जाएगा। अब देखिए आप फार्मूला पढ़े कि 1/f बराबर 1/v माइनस क्या 1/u होता है, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम, जब हम उसको, हमको भी का मान ज्ञात करना है, किसको, हमको भी का मान ज्ञात करना है, तो भी का मान इसको उठा के लाते हैं इधर। जब इसको उठा के इधर लाएंगे तो क्या होगा, जब इसको उठा के लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/f। देखिए माइनस में है तो इसको उठा के लाएंगे तो क्या होगा, ये जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 1/u बराबर क्या 1/v हो जाएगा। अब देखिए जब यहाँ से आप मान रखिएगा, रंग चेंज कर देते हैं फिर से आपका, जब यहाँ से आप मान रखिएगा तो 1/f, तो f का मान कितना है आपको 25, यहाँ प्लस है, अब यहाँ u का मान कितना है आपको, तो u का मान -30 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ आपको हो जाएगा माइनस, तो 1/30 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 1/v हो जाएगा। अब देखिए जब 30-25 का एलसीएम निकालेगा तो कितना हो जाएगा आपको 150 हो जाएगा, ठीक है। और जानते हैं 25 छः कितना होता है 150, यहाँ माइनस है, 30 पचे 150, 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हो गया 1 क्या आपको, यहाँ पे आपका जो 1/v का मान आया 1/150 आया, तो v का मान कितना हो जाएगा, तो v का मान हो गया 150, ठीक है। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अब देखिए अब आप कितना आ गया प्लस में आ गया ना, कितना आ गया आपको प्लस में आ गया, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा आपको, प्लस में जब आ गया तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा आपको, प्रतिबिंब बनेगा आपको, और यहाँ 6 माइनस 150 हो गया, तो भी का मान आ गया आपको, भी का मान आ गया 150, तो क्या होगा आपका प्रतिबिंब दूरी क्या है धनात्मक है, प्रतिबिंब दूरी क्या है धनात्मक है, इसलिए जब का प्रतिबिंब बनेगा क्या होगा आपका वास्तविक और उल्टा बनेगा। ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, ठीक है। तब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर। अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा 16वां क्वेश्चन में, तो इसमें और भी पॉइंट पकड़ सकते हैं। जब प्रतिबिंब दूरी धनात्मक है, आपका ये क्या है, जब आपका ये उत्तल लेंस है, अब प्रतिबिंब दूरी धनात्मक है, यानी कि प्रतिबिंब इधर बन रहा होगा ना, तो वास्तविक ना होगा। हम तो ये 2 ऑप्शन काट ही दिए थे, 2 को इसमें पकड़ाया था। अगर ये निगेटिव आता ना तो इसका प्रतिबिंब इधर बनता है, लेकिन निगेटिव नहीं आया है, यानी कि क्या इसका प्रतिबिंब इसके सामने बन रहा है इधर, तो क्या होगा वास्तविक और उल्टा होगा, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 17वां क्वेश्चन कह रहा है आपका कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड
को विलयन को एक साथ मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप सत्य होगा, मतलब कौन सा प्रक्षेप बनेगा। पहला कह रहा है कोई अभिक्रिया नहीं होगी, अभिक्रिया तो होबे करेगा क्योंकि तो विस्थापन अभिक्रिया या क्या इसी को या अवक्षेपण अभिक्रिया का एग्जाम्पल में आता है। अगर कह रहा है कि लेड आयोडाइड, क्या कह रहा है कि लेड आपको आयोडाइड जो है उसका सफ़ेद अवक्षेप बनेगा, नहीं बनेगा। कह रहा है पोटेशियम नाइट्रेट का एक सफ़ेद अवक्षेप बनेगा, नहीं बनेगा। आपका जो ये लेड आयोडाइड है ना इसका पीला अवक्षेप बनता है, क्या होता है, पीला अवक्षेप बनता है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर, आपको डी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या इसका सूत्र क्या होता है, तो PbNO3 होल ट्वाइस 2, ठीक है, NO3 होल ट्वाइस 2 प्लस 2 Ki की अभिक्रिया कराएंगे तो आपका बन जाएगा PbI2 प्लस क्या आपको KNO3। इसका संतुलित नहीं कर रहे हैं, इसको यहाँ 2 लगा दीजिए, 2 लगेगा यहाँ पे, NO3 हो जाएगा। ठीक है, इसका यही आपका क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है आपसे, देखिए क्वेश्चन 18 जो कह रहा है आपसे, ये कह रहा है आपसे क्या कि निम्नलिखित में से धवन सोडा का उपयोग नहीं है। मतलब कहाँ पे हम लोग जो धवन सोडा है उसका उपयोग नहीं करते हैं। अब देखिए, तो कांच, साबुन और कागज़ के निर्माण में हम लोग धवन सोडा का उपयोग करते हैं, आपका NCERT में लिखा हुआ है। ठीक है, जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम धवन सोडा का उपयोग करते हैं। लेकिन जो सोडा, ये सोडा एसिड अग्निशामक का जो होता है इसका हम लोग उपयोग करते हैं, इसको बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। यहाँ पे इसके लिए क्या अग्निशामक में किसका उपयोग करते हैं, बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किसका उपयोग करते हैं, बेकिंग सोडा। उसी को हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका आपको क्या होगा, जो ऑप्शन ई का है आपका, ऑप्शन जो बी है वो गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि आपको क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि 2 प्रतिरोध 10 ओम और 15 ओम के समांतर क्रम में संयोजित है और क्या कितना वोल्ट के 3 वोल्ट से। अब देखिए समांतर क्रम में संयोजित है, आप जानते हैं डायरेक्ट इसका होता है कि 10 गुने क्या करिए 10 गुने 15 कर दीजिए, 10 गुने 15 या क्या इसको जोड़ दीजिए डायरेक्ट। 10 गुने 15 हो गया 150 और नीचे हो गया 25, तो आपका कितना 25 छक 150 होता है, 25 छक 150, क्योंकि 25 का 100 होता है तो 25 150 हो गया। मतलब कि आपका जो आर प्रतिरोध जो तुल्य प्रतिरोध आ गया कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब कितना बैटरी से जोड़ रहे हैं, तो 3 वोल्ट के बैटरी से। आई बराबर क्या होता है, V/R होता है। तो V का मान कितना है आपका, तो V का मान हो गया, आपको रंग चेंज करते हैं, तो V का मान हो गया 3 और R का मान 6 हो गया। ठीक है, तो भाग देंगे क्या आ जाएगा आपका, तो 1/2 हो गया, मतलब कि 0.5 एम्पियर। कहाँ दिया हुआ आपको 0.5, आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ये लास्ट में 0 भाग से कोई दिक्कत नहीं है, 0.5 ही है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है आपसे, अरे क्वेश्चन जो 20 है आपका, ये कह रहा है किसी अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस F और ध्रुव के बीच किसी बिंदु पर रखा गया है। ठीक है, बिंदु पर रखा गया क्या, किसी अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस और ध्रुव के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया किसी वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी और किसी बिंदु पर बनेगा और कैसा होगा, मतलब। ठीक है, आप जानते हैं कि आपका ये स्पेशल केस है कि अवतल दर्पण के सामने अगर आप फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और कैसा बनता है, बड़ा बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका आंसर हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको बार बार पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछता है, यही वो आपका होता ही है स्पेशल केस, इसको बार बार पूछता है। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 का क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर का चयन करिए। ऑप्शन 21 नंबर कह रहा है कि कथन कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में भिगोए जाने पर कठोर हो जाने का एक विशिष्ट गुण है। हाँ, ये तो बात सही है, कठोर होने का क्या कह रहा है कि हाँ ये बात सही है, मतलब कि जो कह रहा है विशिष्ट गुण है, सही है। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हाथ में लोग लगाते हैं तो क्या ये आप देखते हो कहीं कहीं दीवार वाल फूट जाता है तो वहाँ पे उसको उपयोग करते हैं। ठीक है, में एक और कथन है, एक बच्चा हल्ला कर रहा है बाहर। अगला कह रहा है कि वायु प्रतिरोधन व्यवस्था की आवश्यकता वाली
आवश्यकता वाली रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में उपकरण में वायु अंतरालों को सील करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी उपयोग किया था। जो वायु अंतराल होता है, वही बात कहें हम कि कहीं दीवार वाल चूता है या कहीं प्रयोगशाला में उपकरण में कहीं वायु छेद है, उसको बंद करने के लिए इसका उपयोग करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो ये क्या है आपका, जो दोनों कथन है आपका सही है, कथन 1 और कथन 2 आपका दोनों सही है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, आपका कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपका 21 था, 19 तो हो गया था, 20 भी हो गया था। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 22 कह रहा है कि पौधों की जड़ों में ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है, कि जो पौधे होते हैं उनको ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है। आइए, कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मिट्टी में मौजूद जल से, नहीं। कह रहा है जड़ों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा थोड़े होता, नहीं ऑक्सीजन लेके जाता नहीं ऊपर। कह रहा है कि मिट्टी के कोनों में बीच मौजूद वायु अवकाश से होता है, मतलब जो मिट्टी में बीच कण है वहाँ पे बीच में आपका स्थान है, वहाँ से क्या करता है, ऑक्सीजन को प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपको, आपका इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपका 22 क्वेश्चन ही पूछे गए थे आज के डेट में। चलिए, तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में या अगले सेट के साथ। जय हिंद।